हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमबीसी नर्सिंग क्लासेस में। देखिए, आज हम न्यूट्रिशन वाली यूनिट की बात कर रहे हैं और इसमें मिनरल्स टॉपिक हमारा बचा हुआ है। इसके बाद ये यूनिट हमारी लगभग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम मिनरल्स की बात करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स के क्या रोल्स होते हैं, कौन कौन से मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं और किस तरीके से हम इन्हें लेते हैं, किस फूड से हमें कौन कौन से मिनरल्स मिलता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या फंक्शंस हैं, किस मिनरल की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है। ये सब आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ह्यूमन बॉडी का कंपोजिशन देख लेते हैं एक बार। ह्यूमन बॉडी किस तरीके से या फिर किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। तो हम जानते हैं कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसके कंपोजिशन में सबसे ज़्यादा रोल होता है वाटर का। तो यहाँ पे 62% यहाँ पे वाटर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन की, बात करते हैं तो 16% लगभग हमें प्रोटीन देखने को मिलता है। 1% हमारे यहाँ कार्ब्स होते हैं। ठीक है, और जो क्योंकि कार्ब्स जो हमने लिए हैं कार्बोहाइड्रेट, तो एनर्जी के फॉर्म में हमें कन्वर्ट देखने को मिलते हैं। और जब वो एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट है उनको फैट के रूप में कन्वर्ट कर लिया जाता है, एडिपोज टिश्यू के रूप में। तो फैट यहाँ पे कितना हो जाता है, 16%। इसके अलावा हम मिनरल्स की बात करें तो 6% लगभग आपके मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं। मिनरल्स में हम बात करें, आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, कार्बन 18% लगभग आपका, हाइड्रोजन 9.5% हो जाता है, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5%, फॉस्फोरस 1.2% लगभग। इसके अलावा पोटेशियम हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, और अदर में आ जाएंगे लगभग आपके 1% से ज़्यादा। ठीक है, तो ये सब आपके मिनरल्स हैं ह्यूमन बॉडी के कंपोजिशन के अंदर। प्रोटीन आ गया, फैट आ गया, कार्बोहाइड्रेट आ गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे देखिए, मिनरल्स की हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो कुछ मिनरल्स हैं जैसे सेलेनियम है आपका, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, आयोडीन है, कैल्शियम है, फ्लोरीन है, सिलिकॉन है, जिंक है। ऐसे ही कुछ मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये मिनरल्स आते कहाँ से हैं। तो ये मिनरल्स हमें रॉक के अंदर या फिर सॉइल के अंदर देखने को मिलते हैं। वहाँ से इन मिनरल्स को सबसे पहले कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, उस प्लांट से डायरेक्ट या तो हम मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यानी प्लांट को हमने खाया, उसके बाद उसका डाइजेशन हुआ, देन हमें मिनरल्स की प्राप्ति हो गई। लेकिन कई बार क्या होता है कि उन प्लांट्स को एनिमल खा लेते हैं, फिर उन एनिमल्स को मार के हम खाते हैं, देन हमें वो जो मिनरल्स हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती हुई रहती है। तो मिनरल्स बेसिकली होते किसके अंदर है, रॉक्स के अंदर या फिर सॉइल के अंदर ये मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अर्थ के अंदर ये मिनरल होते हैं। आगे देखिए, इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं कि मोर देन 50 केमिकल एलिमेंट्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी विच आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, रिपेयर, रेगुलेशन ऑफ वाइटल बॉडी फंक्शंस। यानी कि लगभग 50 के आसपास केमिकल एलिमेंट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो कि हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ के लिए, उसके रिपेयरमेंट के लिए या फिर रेगुलेशन के लिए, और जो हमारी बॉडी के वाइटल फंक्शंस हैं उनके लिए कारगर होते हैं या फिर काम आते हैं। ठीक है, मिनरल्स की हम बात करते हैं, ये एक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी इनके अंदर किसी भी प्रकार का कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मेल नहीं होता। यदि ये तीनों चीज़ें होती हैं तो उसे अपन क्या कह देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कह देते हैं या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। लेकिन ये कैसे हैं, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, द मिनरल दैट आर रिलेवेंट टू द ह्यूमन न्यूट्रिशन आर वाटर, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, फॉस्फेट, सल्फेट, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, आयोडीन, सेलेनियम एंड मोलिब्डेनम। ये कुछ ह्यूमन बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ये आपके कौन कौन से मिनरल्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ मिनरल्स की। आखिर मिनरल्स की हमें क्या ज़रूरत पड़ी, क्या क्या फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या काम करता है। तो देखिए, मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि सॉइल एंड रॉक्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया। दे आर एसेंशियल न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स फॉर द बॉडी नीड टू सर्वाइव एंड कैरी आउट डेली फंक्शंस एंड प्रोसेस। यानी कि ये हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। यदि ये हमें ना मिले तो हमारी बॉडी शायद सर्वाइव ना कर पाए, या फिर जो हमारे डेली बॉडी के फंक्शंस होते हैं उनको ठीक प्रकार से नहीं कर सकती। तो ये एक तरीके के ज़रूरी हो जाते हैं, आवश्यक हो जाते हैं हमारी बॉडी को ठीक से प्रकार से फंक्शन कराने के लिए। यू रिसीव मिनरल्स बाई ईटिंग प्लांट्स दैट एब्जॉर्ब देम फ्रॉम द अर्थ एंड बाई ईटिंग मीट फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, विच ग्रेज ऑन प्लांट। यानी कि जो हम मिनरल्स हैं वो कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, मैंने पहले आपको बताया कि ये सबसे पहले सॉइल के अंदर है, यानी अर्थ के अंदर है। वहाँ से प्लांट ने एब्जॉर्ब किया, देन प्लांट को हमने खाया, तो हमें वो मिनरल प्राप्त हो गए। इसके अलावा उन प्लांट्स को यदि किसी एनिमल ने खाया, देन उस एनिमल के मीट को हमने ईट किया, तो फिर वहाँ से भी हमें वो मिनरल प्राप्त हो सकता है। ठीक है, मिनरल्स कीप यू हेल्दी एंड हैव की रोल्स इन सर्वाइवल बॉडी फंक्शंस। यानी कि मिनरल्स हमें हेल्दी रखते हैं। जिस तरीके से विटामिन हमें हेल्दी रखने में यूज़ हो रही थी, उनका कोई एनर्जी में रोल नहीं था, उनका कोई हमें डेवलपमेंट में रोल नहीं था, लेकिन वो हेल्दी रख रहे थे, एक तरीके से ग्रोथ में हेल्प करते हैं वो। ठीक है, और यू रिक्वायर दीज इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेली डाइट। यानी कि ये हमें डेली डाइट में मिल जाने चाहिए मिनरल्स जो हैं। ऐसा नहीं है कि हमने मिनरल्स लिया, उसका जब तक डाइजेशन नहीं होगा तो हमें अगले मिनरल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कार्ब्स में होता है, फैट्स में होता है, प्रोटीन्स में होता है। ठीक है, लेकिन हमें डेली बेसिस पे हमें इन्हें लेना पड़ता है। अगले फंक्शंस देखिए, जैसे एज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बोन्स एंड टीथ। यानी कि कुछ मिनरल्स ऐसे हैं
जो कि हमारी हड्डियों को बनाने में हेल्प करते हैं या फिर दांतों को बनाने में हेल्प करते हैं। कौन कौन से हैं वो? आपका कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो ये 3 मिनरल्स ऐसे हैं जो कि हड्डियाँ बनाने में हेल्प करते हैं, टीथ बनाने में हेल्प करते हैं। और हड्डियाँ और टीथ हमारी हम बात करें हमारी बॉडी की एक मेन स्ट्रक्चर है यानी ढांचा है। तो मेन स्ट्रक्चर बॉडी स्ट्रक्चर को बनाने में ये 3 जो मिनरल हैं मेजर रोल प्ले करते हैं। अगला देखिए, एज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू यानी लीवर के लिए फॉस्फोरस जरूरी हो जाता है। जैसे सॉफ्ट टिश्यू हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे आपका लीवर हो गया, ठीक है, किडनी हो गए, ये सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं यानी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं। तो इनको बनाने में भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के रूप में कौन हेल्प करता है? मिनरल्स हेल्प करते हैं। जैसे लीवर की हम बात करें तो यहाँ पे फॉस्फोरस मेजर रोल प्ले करेगा, यानी फॉस्फोरस लीवर के अंदर देखने को हमें मिलता है। अगले फंक्शन की बात करें, एज सॉल्यूबल सॉल्ट दैट गिव्स टू बॉडी फूड एंड सेल कंटेंट देयर कंपोजिशन एंड स्टेबिलिटी दैट आर एसेंशियल फॉर लाइफ। यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर सेल है, ठीक है, उन सेल के कंटेंट के रूप में कुछ सॉल्यूबल सॉल्ट होते हैं, ठीक है, जो कि उसकी कंपोजिशन बनाने में हेल्प करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी में हेल्प करते हैं। जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप आपने देखा होगा, जो सेल की मेम्ब्रेन होती है उसमें चैनल के रूप में काम करते हैं, यानी किसी भी चीज़ को सेल, जैसे ये सेल की सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ऐसे ही आपने सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में सुना होगा। जैसे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर चार्ज की हम बात करते हैं तो मान के चलिए यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। अब नेगेटिव पॉजिटिव यदि इम्बैलेंस हो जाता है, उसको बैलेंस करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है। वो क्या करता है, पॉजिटिव यानी कि सोडियम प्लस होता है हमेशा, उस प्लस को अंदर फेंक देगा और पोटेशियम को बाहर फेंक देगा, ठीक है। इस तरीके से चार्ज है उसकी बैलेंस यहाँ पे चलती रहती है। कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जिनकी हम बात करते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो कि हमारी आरबीसी में होता है, उसको बनाने के लिए एक मिनरल्स होता है फेरम, ठीक है, जिसे अपन आयरन कहते हैं, वो हेल्प करता है। तो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में कौन सा मिनरल हेल्प कर रहा है? आयरन हेल्प कर रहा है, जिसके अंदर ये हीम वर्ड है। हीम वर्ड का मतलब ही क्या होता है? आयरन, ठीक है। और ग्लोबिन यहाँ पे क्या है? प्रोटीन है। आगे देखिए, फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन के फॉर्मेशन में कौन सा मिनरल हेल्प कर रहा है? आयोडीन आपका हेल्प करता है। और आयोडीन की डेफिशिएंसीज आप जानते हैं, थायरोक्सिन कम रिलीज होता है, देन थायराइड हमें देखने को मिलती है। अगली बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन। एंजाइम और हार्मोन बनाने में भी न्यूट्रिशन या फिर कहें मिनरल्स काम करते हैं। जैसे जिंक क्या करता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड इंसुलिन में इनके कॉम्पोजिशन में हेल्प करता है या फिर इनको बनाने में हेल्प करता है। इसी तरीके से बात करते हैं कोबाल्ट, जो कि एक मिनरल है, वो किस में हेल्प करता है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ विटामिन B12। जब हमने विटामिन B12 पढ़ा था तो वहाँ पे हमने कोबाल्ट की बात भी करी थी। तो ये कुछ मेजर फंक्शंस हैं, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं मिनरल्स के, जो कि हमने इस वीडियो में देखे हैं। आगे बढ़ते हैं, अपन क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स की बात करते हैं, यानी मिनरल्स को अपन क्लासीफाई करना चाहें तो कौन कौन से पार्ट्स में या फिर कितने पार्ट्स में हम इन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं। जब भी हम मिनरल्स की क्लासिफिकेशन में जाते हैं तो दो प्रकार के मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं। पहले होते हैं मैक्रो मिनरल्स और दूसरे होते हैं माइक्रो मिनरल्स, ठीक है। मैक्रो मिनरल्स को मेजर मिनरल भी कहते हैं और माइक्रो मिनरल्स को अपन ट्रेस मिनरल्स भी कह देते हैं। मैक्रो, जैसा कि हमें नाम से पता लग रहा है कि इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, इसीलिए इनको क्या कहा गया है? मेजर मिनरल भी कहा जाता है। माइक्रो मिनरल्स की बात करते हैं कि इनको जो बॉडी की नीड होती है थोड़ी सी कम होती है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ट्रेस मिनरल्स भी कहा जाता है। सबसे पहले अपन मैक्रो या फिर मेजर मिनरल्स की बात करते हैं तो इसमें आपका सोडियम आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोराइड। ये आपके मैक्रो मिनरल्स या फिर हम कहें मेजर मिनरल्स होते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि प्रेजेंट इन बॉडी टिश्यू एट कंसनट्रेशन मोर देन 50 mg/kg, यानी 50 mg/kg से ज़्यादा इनकी कंसंट्रेशन बॉडी टिश्यू के अंदर हमें देखने को मिलती है, इसीलिए इन्हें अपन क्या कह देते हैं? मैक्रो या फिर मेजर मिनरल कह रहे हैं। यदि हम इनके रिक्वायरमेंट की बात करें तो लगभग 100 mg/डे से ज़्यादा इनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है पर डे, ठीक है। वहीं माइक्रो की बात करें तो इनको मेजर या फिर मैक्रो के मुकाबले थोड़ी सी कम बॉडी को नीड होती है, इसलिए अपन इनको माइक्रो कह रहे हैं। इसके अंदर आपका मैंगनीज आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, कोबाल्ट, क्रोमियम हुआ, मोलिब्डेनम, कॉपर, जिंक, फ्लोराइड, आयोडीन, सेलेनियम, ठीक है। ये आपके कौन से हैं? ये आपके माइक्रो मिनरल्स हैं या फिर ट्रेस मिनरल्स हैं, क्योंकि इनकी ज़रूरत बॉडी को थोड़ी कम मात्रा में होती है। यदि इनके कंसंट्रेशन की बात करें तो लगभग 50 mg से पर केजी से कम इनकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है। यदि इनकी बॉडी रिक्वायरमेंट की बात करें तो 100 mg/डे से कम इनकी रिक्वायरमेंट पर डे हमें बॉडी को देखने को मिलती है। तो ये क्लासिफिकेशन है, हमने मिनरल्स का देख लिया। दो क्लासेज में हमने इनको डिफाइन किया है। सबसे पहले मैक्रो आ गया, दूसरा हमारा माइक्रो आ गया, मेजर मिनरल आ गया, ट्रांस मिनरल आ गया। दोनों की चीज़ें मैंने आपको बता दी कि क्यों अपन मैक्रो कह रहे हैं, क्यों अपन मेजर कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनको टिश्यू कंसंट्रेशन की बात करें तो मोर देन 50 mg/kg ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और यहीं माइक्रो की बात करें तो लेस देन 50 mg/kg हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए अपन से ट्रेस मिनरल भी कह रहे हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे मैक्रो मिनरल्स के बारे में।
तो मैक्रो मिनरल्स क्या होते हैं? दीज आर दोज मिनरल विच आवर बॉडी रिक्वायर मैक्सिमम अमाउंट एट 100 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, ये मैक्सिमम अमाउंट है, यानी इतना हमें चाहिए ही चाहिए, कम से कम इससे ज़्यादा भी हमें देखने को मिल सकता है। यदि हम इसकी बात करें तो कौन कौन से हैं मैक्रो मिनरल के अंदर? आपका कैल्शियम आ जाएगा, फॉस्फोरस आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा। टोटल 7 आपके मिनरल्स हैं, मैक्रो मिनरल्स के अंदर आते हैं। इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है, एक एक की हम बात करेंगे। सबसे पहले मिनरल की हम बात करते हैं। देखिए, कैल्शियम हमारे सामने सबसे पहला मैक्रो मिनरल है, या फिर हम कहें मेजर मिनरल है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन हमें थोड़ी ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है। 100 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा हमें इसकी कंसंट्रेशन चाहिए होती है। तो मिनरल का नाम है कैल्शियम, और इसको बॉडी एब्जॉर्ब करती है Ca+2 की फॉर्म में। ठीक है, यदि हम इसके फूड सोर्स की बात करें कि किस फूड सोर्स से हमें ये देखने को मिल सकता है, तो पहला है आपका मिल्क, यानी दूध के अंदर कैल्शियम हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको दूध पिलाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि आप दूध पियोगे तो आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। तो हड्डियों के अंदर जो सबसे ज़्यादा मात्रा में मिनरल होता है तो वो कैल्शियम होता है, और दूध के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए बच्चों को दूध पीने की सलाह दी जाती है। दूसरा होता है आपका चीज़। यदि नॉन वेज की बात करें तो सैल्मन फिश आपकी, ठीक है, सम डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर भी हमें कैल्शियम देखने को मिलता है। यदि हम इनके आरडीए की बात करें, ये यहाँ पे आरडीए है, यानी कि रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस। यदि हम बात करें कि कितना कैल्शियम इंटेक हमें पर डे के हिसाब से लेना चाहिए, तो यदि चिल्ड्रन है, छोटा बच्चा है, यदि उसकी एज है 0 से 3 ईयर्स, तो यहाँ पे उसकी जो आरडीए बताई, उसको 500 मिलीग्राम पर डे लगभग कैल्शियम इंटेक लेना पड़ेगा। यहीं उसकी एज थोड़ी सी 4 से 8 ईयर्स हो जाएगी, तो उसको 800 मिलीग्राम लेना पड़ेगा पर डे। यदि 9 से 18 ईयर का है तो उसको 1300 मिलीग्राम पर डे रिकमेंडेड कैल्शियम इंटेक बताया जाता है। यदि एडल्ट की बात करते हैं, यानी 19 साल से लेकर 50 साल के आसपास, तो उनको बताया जाता है 1000 से 1200 की रेंज के अंदर आपको कैल्शियम लेना पड़ता है। यदि प्रेग्नेंट या फिर लैक्टेटिंग वुमेन है और उसकी एज है 19 से कम, ठीक है, या फिर तो उसको 1300 बताया जाता है, और यदि 19 से 50 है तो फिर उसे 1000 मिलीग्राम पर डे के लगभग आरटीए बताया जाता है कि इतना उसको इंटेक लेना ही लेना है। इसके अलावा हम बात करते हैं कैल्शियम की, कि कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें करता है। तो देखिए, कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी के अंदर, तो बोन्स के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, इसके अलावा टीथ के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए हमारी ज़रूरत पड़ती है। यदि हम और बात करें तो प्रॉपर जो हमारी मसल्स हैं वो प्रॉपर एक्टिविटी करती रहें, या फिर ब्लड क्लॉटिंग में भी कैल्शियम हेल्प करता है। ठीक है, कैल्शियम आपका हेल्प करता है किसके अंदर? मसल फंक्शनिंग के लिए, मसल एक्टिविटी के लिए। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन हम देखेंगे आगे, या फिर हमने पहले वीडियोस में देखा है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम आयन बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, तो ब्लड क्लॉटिंग में भी कौन सा आयन हेल्प करता है? कैल्शियम+2 आयन ही हेल्प करता है, या फिर मिनरल हेल्प करता है। इसके अलावा हम बात करेंगे, यदि कैल्शियम कम हो जाएगा तो हमें रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं कैल्शियम के बारे में। अब यदि हम कैल्शियम के फंक्शंस देखें कि कौन कौन से फंक्शंस हैं कैल्शियम के हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन हमारे सामने आता है बोन फॉर्मेशन। ठीक है, बोन फॉर्मेशन कैसे? कि जो हमारी बोन है वो बनी हुई है कैल्शियम से। ठीक है, इसके अलावा वो मैग्नीशियम से, इसके अलावा फॉस्फोरस। तो 3 मेजर मिनरल्स हैं जो कि हमारी बोन के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, जिसमें आपका सबसे पहला है कैल्शियम, देन आपका मैग्नीशियम, देन आपका फॉस्फोरस। ठीक है, यदि हम रेशियो की बात करें कि बोन के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस का रेशियो होता है, तो लगभग कैल्शियम रेशियो फॉस्फोरस। ठीक है, तो इनके रेशियो की बात करें तो 2:1 यहाँ पे निकल के आता है, यानी कि 2 कैल्शियम के मिनरल्स हैं, मॉलिक्यूल हैं, तो वहाँ पे 1 फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलता है। इस तरीके से जो बोन फॉर्मेशन में कैल्शियम हेल्प कर रहा है, क्लियरली हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। दूसरा इसका जो फंक्शन है वो है टूथ फॉर्मेशन। जिस तरीके से बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उसी तरीके से जो हमारे दांत हैं वो भी किससे मिलकर बने हुए हैं? कैल्शियम से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, यदि हम बात करें दांतों के स्ट्रक्चर की, तो दांतों के ऊपर एनिमल पाया जाता है, देन उसकी डेंटाइन पाई जाती है। तो दोनों के अंदर हमें कैल्शियम और फॉस्फोरस देखने को मिलता है। ठीक है, अगली बात करते हैं ग्रोथ में। तो जो हमारी बॉडी की बेसिक ग्रोथ होती है, नॉर्मल ग्रोथ होती है, उसमें बोन्स हेल्प करते हैं या फिर टीथ हेल्प करते हैं। तो बोन्स भी मजबूत होनी चाहिए हमारी, टीथ भी मजबूत होने चाहिए, जिससे हम खाना ज़्यादा से ज़्यादा खा सकें, अच्छा खाना खा सकें। अगला इसका फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो ब्लड क्लॉटिंग हमने देखा था कि उसके अंदर यदि हमें इंजरी लग गई है, कहीं पे चोट लग गई है, तो वहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब वहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग बननी है, यानी ब्लड का थक्का बनना है, तो वो किस तरीके से बनेगा कि एक प्रोटीन होती है प्रोथ्रोम्बिन। ये कैसी होती है? इनएक्टिव फॉर्म में होती है। अब इसको एक्टिव फॉर्म के अंदर चेंज करना है, यानी थ्रोम्बिन के अंदर इसको चेंज करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है, इसको चेंज होना है किसके अंदर? थ्रोम्बिन के अंदर। तो यहाँ पे कौन ज़रूरत होगा? कैल्शियम आयन की ज़रूरत पड़ेगी, और तब जाके एक्टिव फॉर्म के अंदर चेंज होगा। देन यहाँ पे जो ब्लड है उसका क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ब्लड क्लॉटिंग में भी कौन हेल्प कर रहा है? कैल्शियम आयन हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगले फंक्शंस की हम बात करते हैं, तो इसमें आता है आपका न्यूरोमस्कुलर एक्सटेबिलिटी। ठीक है, यानी न्यूरोमस्कुलर जो हमारी बॉडी के अंदर नर्व्स हैं, ठीक है, इसके अलावा मसल्स हैं, उनको एक्साइटेड करने के लिए हेल्प कौन करता है? कैल्शियम
हेल्प करता है। किस तरीके से हेल्प करता है कि जो हमारा बॉडी या फिर नर्वस सिस्टम के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है, तो उनको रिलीज़ कराने के लिए, उनको इनिशिएट कराने के लिए कौन हेल्प करता है? कैल्शियम आयन हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगले फंक्शन की हम बात करें तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कौन करता है? कैल्शियम आयन आपके हेल्प करते हैं, ठीक है। अगले फंक्शन की हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट के रेगुलेशन में कौन हेल्प करता है? कैल्शियम हेल्प करता है, ठीक है। यदि कैल्शियम की यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हार्ट बीट की जो रेगुलेशन है वो भी कम हो जाएगी, या फिर हम बात करें इरेगुलर हार्ट बीट हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 के एब्जॉर्प्शन में भी कौन हेल्प करता है? कैल्शियम आयन हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और फंक्शन है फैट डाइजेस्टिंग, जितने भी एंजाइम होते हैं उनको इनिशिएट कराने के लिए, उनको चलाने के लिए, उनको एक्शन कराने के लिए कौन हेल्प करता है? कैल्शियम आयन हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ फंक्शंस हो गए आपके कैल्शियम आयन के। अब हम बात करते हैं कि डेफिशिएंसी या फिर टॉक्सिसिटी कैल्शियम आयन की कौन हो जाने से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो यदि डेफिशिएंसी हो जाएगी तो एक डिजीज़ कॉज होती है जिसे अपन कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इसके बारे में हम पढ़ते हैं, देखिए। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर क्या हो जाता है कि जो हमारी बोन की डेंसिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। इस पिक्चर में आप क्लियरली देख पा रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मल जो बोन मैट्रिक्स है वो कितनी डेंस है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यदि बोन विद ऑस्टियोपोरोसिस है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बोन की डेंसिटी है वो कम हो गई, और यहाँ पे बिल्कुल ही बोन जो है डेंस खत्म हो गई है। देखिए क्या है, इट इज़ द कंडीशन इन विच कैल्शियम कंसनट्रेशन ऑफ बोन डिक्रीजेस, यानी कि यहाँ पे कैल्शियम की कंसनट्रेशन है बोन के अंदर वो थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। बट रिमेनिंग बोन इज ऑफ नॉर्मल कंपोजिशन एंड क्वालिटी, यानी कि जो बोन बची हुई है उसकी जो कंपोजिशन है वो नॉर्मल रहेगी, उसकी क्वालिटी है बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, लेकिन जो कैल्शियम की कंसनट्रेशन है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो एल्डरली वुमेन है हैज़ इंक्रीज वर्नेबिलिटी ऑफ फ्रैक्चर, यानी कि फ्रैक्चर होने की जो वर्नेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी यहाँ पे, जो एल्डर वुमेन्स होती हैं उनके अंदर। सो टू रिड्यूस कैल्शियम लॉसेस विद ग्रोइंग एज वन शुड कंज्यूम कैल्शियम सप्लीमेंट, कैल्शियम रिच डाइट। तो इस चीज़ को, यानी कैल्शियम के लॉस हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए बढ़ती हुई उम्र में, तो हमें क्या करना पड़ता है? कैल्शियम के सप्लीमेंट देने पड़ते हैं, या फिर कैल्शियम रिच डाइट हमें लेनी पड़ती है। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर कुछ नहीं है, जो आपकी डेंसिटी है, बोन की जो डेंसिटी है वो यहाँ पे कम हो जाती है, बोन जो घनी होनी चाहिए कमज़ोर हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम की बोन, यदि कैल्शियम की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो बोन्स की डेंसिटी कम हो जाएगी, बोन की जो टिश्यू है वो कम हो जाएंगी, तो बोन आसानी से फ्रैक्चर हो सकती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर ये होता है। तो अगले हम टॉक्सिसिटी की बात करते हैं, यानी कि मान के चलिए जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा यदि एब्जॉर्ब कर लिया जाए कैल्शियम को तो क्या हो जाएगा? तो हाइपर कैल्शियमिया हमें देखने को मिलता है। हाइपर कैल्शियमिया के अंदर क्या होगा कि कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इसके रिजल्ट से क्या होगा कि आपको एनोरेक्सिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके अलावा जो रीनल स्टोन है, यानी कि जो आपकी पथरी है, वो भी हमें देखने को मिल सकती है। तो ये हमने कैल्शियम के बारे में बात की। कैल्शियम के फूड सोर्स कौन कौन से, आरडीए कौन सा है, फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, डेफिशिएंसी, टॉक्सिसिटी क्या क्या हो सकती है। अगले मिनरल की हम बात करते हैं तो अगला मिनरल है हमारे सामने फॉस्फोरस, ठीक है। फॉस्फोरस की बात करते हैं तो फॉस्फोरस हमारी बॉडी में दो फॉर्म में देखने को मिलता है। सबसे पहले इसका इनऑर्गेनिक फॉर्म है वो फॉस्फोरिन के रूप में मिलता है, और यदि हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक फॉर्म इसका फॉस्फोलिपिड के रूप में हमें देखने को मिलता है, या फिर न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में हमें ये देखने को मिलता है। हम बात करते हैं कि ये हमें हमारी बॉडी में कहाँ देखने को मिलेगा, तो जितने भी हमारी बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, जैसे आपका लीवर हो गया, ब्रेन हो गया, किडनी हो गई, तो इनके अंदर इसकी हायर कंसंट्रेशन हमें देखने को मिलती है। वहीं हम बात करें हार्ड टिश्यू, जैसे आपकी बोन हो गए, टीथ हो गए, इनके अंदर कैल्शियम हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन हम बात करें सॉफ्ट टिश्यू के अंदर तो फॉस्फोरस हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू कैल्शियम, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये इसका नाम है फॉस्फोरस। इसके अलावा हम फूड सोर्स की बात करते हैं तो मिल्क के अंदर फॉस्फोरस हमें आसानी से देखने को मिलेगा, ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलेगा। मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए आपके, मीट हो गए, पोल्ट्री हो गई, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हो गए, सीरियल्स हो गए, इनके अंदर हमें आसानी से फॉस्फोरस या फिर ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम इसका आरडीए देख लेते हैं, फॉस्फोरस का मिलीग्राम पर डे आरडीए क्या रहना चाहिए। 1 से 3 साल का यदि बच्चा है तो उसको 460 ग्राम मिलीग्राम या फिर 460 मिलीग्राम पर डे उसको हमें देना है, फॉस्फोरस देना है। यदि 4 से 8 साल का है तो 500 मिलीग्राम पर डे, यदि 9 से 18 साल का है तो 1250 मिलीग्राम पर डे फॉस्फोरस हमें उसको देना पड़ेगा। यदि 19 से 50 साल का कोई पर्सन है 700 मिलीग्राम पर डे फॉस्फोरस हमें उसको देना पड़ेगा, और 51 से 70 ईयर या फिर 70 प्लस कोई पर्सन है तो उसको भी 700 मिलीग्राम पर डे हमें फॉस्फोरस देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉस्फोरस के फंक्शंस के बारे में। तो देखिए सबसे पहला फंक्शन है हमारे सामने मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। तो बोन्स एंड टीथ मेजरली बनते हैं किससे? कैल्शियम से। 2:1 हमने पीछे पढ़ा था, यानी दो मॉलिक्यूल यदि आपके कैल्शियम के हैं तो एक मॉलिक्यूल आपका क्या होगा? फॉस्फोरस का होगा। तो जैसे बोन्स एंड टीथ में कैल्शियम रोल प्ले कैल्शियम बनाने में हेल्प करा था, उसी तरीके से फॉस्फोरस भी आपका बोन्स एंड टीथ को बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए रेगुलेशन ऑफ एसिड एंड बेस बैलेंस, इसको किस तरीके से समझेंगे? देखिए जो फॉस्फेट आयन होते हैं, ठीक है, या फिर फॉस्फेट
कंटेनिंग जितने भी कंपाउंड होते हैं वो बफर की तरह हेल्प करते हैं। और जो बफर क्या होते हैं कि जो एसिड बेस है उसका बैलेंस बना के रखते हैं। तो यहाँ पे जो पीएच के अंदर जो वेरिएशन आता है, यानी पीएच कम या ज़्यादा हो सकती है। यदि एसिड बढ़ जाता है बॉडी के अंदर तो वहाँ पे आपकी पीएच है वो लो हो सकती है। यदि बेस की क्वांटिटी बढ़ जाती है तो पीएच आपकी हाई हो सकती है। तो इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए जो फॉस्फेट आयन होते हैं वो फॉस्फेट आयन क्या करते हैं, बफर की तरह कार्य करते हैं और एसिड जो बेस है इम्बेलेंस ही चल रही है यहाँ पे उसको क्या कर देते हैं, बैलेंस करके रखते हैं। ठीक है। अगला फंक्शन है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एसेंशियल बॉडी कंपाउंड्स, यानी कि जो हमारी बॉडी के एसेंशियल बॉडी कंपाउंड्स हैं उनमें भी, उनको बनाने में भी हेल्प करता है। किस तरीके से हेल्प करता है, देखिए फॉस्फोरस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जैसे न्यूक्लिक एसिड है, इसके अलावा जो न्यूक्लिक प्रोटीन है उनमें एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है फॉस्फोरस। ठीक है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी की करेंसी, एनर्जी करेंसी है, जैसे आपका एटीपी हो गया, एडीपी हो गया, तो इसके अंदर भी फॉस्फोरस होता है फॉस्फेट ग्रुप के रूप में। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर कोएंजाइम्स पाए जाते हैं, तो उन कोएंजाइम्स के स्ट्रक्चर में भी फॉस्फोरस हमें देखने को मिलता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जैसे कुछ एसेंशियल कंपाउंड्स हो गए, एटीपी हो गया, एडीपी हो गया, ठीक है, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड हो गए, न्यूक्लिक प्रोटीन हो गए, तो इनमें ये जो कंपाउंड्स हैं इनको बनाने में हेल्प कौन करता है, फॉस्फोरस यहाँ पे हेल्प करता है। ठीक है। अगला फंक्शन है एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से हेल्प करता है, देखिए ये सेल की मेम्ब्रेन होती है और सेल की मेम्ब्रेन के अंदर क्या देखने को मिलता है, हमें फॉस्फोलिपिड हमें देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, फॉस्फोलिपिड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इस फॉस्फोलिपिड के अंदर ये जो फॉस्फो है ये फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है। अब ये फॉस्फेट ग्रुप क्या करेगा, कोई भी न्यूट्रिएंट है जो बाहर की तरफ है या सेल के अंदर की तरफ है उनको ट्रांसपोर्ट कराना है, तो वो न्यूट्रिएंट क्या करेंगे, सबसे पहले फॉस्फेट के साथ कंबाइंड होंगे। कंबाइंड होने के बाद उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। यदि सेल से बाहर जाना है तो सेल से बाहर ले जाया जाएगा, अंदर लाना है तो अंदर ले लिया जाएगा और बाद में बॉडी के द्वारा उनको क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है फॉस्फेट ग्रुप या फिर फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है। अगला फंक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी हमारी बॉडी के अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स 3 पाए जाते हैं। आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फैट्स है। ठीक है। अब कुछ कोएंजाइम हैं जो कि ऑक्सीडेशन कराते हैं फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, मिनरल का, तो उन कोएंजाइम के अंदर कौन पाया जाता है, फॉस्फेरस या फिर फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। तो इस तरीके से जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के ऑक्सीडेशन में भी कौन हेल्प करता है, फॉस्फेट ग्रुप हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ और फंक्शंस की हम बात करते हैं कि फॉस्फोरस के और कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो सबसे पहला है फॉर्म एंड कीप स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। ठीक है। एंड हेल्प मेंटेन अवर एनर्जी लेवल, हमारी जो एनर्जी लेवल उसको मेंटेन करके रखता है, क्योंकि जो एनर्जी करेंसी है हमारी बॉडी के अंदर वो क्या है, एटीपी एंड एडीपी। तो इसके अंदर जो पी है ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये फॉस्फोरस से निकल के आया है। फॉर्म्स अवर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए के अंदर फॉस्फेट ग्रुप हमें देखने को मिलता है। हेल्प्स फॉर्म द मेम्ब्रेन्स ऑफ आवर सेल्स, यानी हमारी जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके अंदर फॉस्फोलिपिड हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा कीप द हेल्दी फंक्शंस ऑफ आवर ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए काम में आता है। इसके अलावा हेल्प टू मेंटेन नॉर्मल एसिड बैलेंस, यानी पीएच को मेंटेन करके रखता है, क्योंकि जो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं वो बफर के रूप में कार्य करते हैं। हेल्प ऑक्सीजन डिलीवरी इन द बॉडी, यानी जितने भी ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है, कौन काम करता है, आपका फॉस्फेट ग्रुप काम करता है। ठीक है। यहाँ पे हम इसकी डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी की बात कर लेते हैं। तो डेफिशिएंसी में सबसे पहले डेफिशिएंसी है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया का मतलब क्या होता है कि जो फॉस्फोरस है वो बोन्स के अंदर थोड़ी कम हो जाएंगे और यहाँ पे बोन्स जो है आपकी सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ऑस्टियोमलेशिया के अंदर विटामिन डी की जो एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ी कम हो जाती है। जो कैल्शियम और फॉस्फोरस है वो विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन को भी क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो बोन्स हैं आपकी सॉफ्ट हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी तो बोन्स आपकी जो आपकी स्ट्रक्चर होनी चाहिए वो नहीं रह पाएगी, टेढ़ी मेढ़ी यहाँ पे बोन्स हमें देखने को मिलेंगी। तो साथ ही साथ रिकेट्स नाम की जो बीमारी है वो फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी से हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम बात करते हैं मायोपैथी। मायोपैथी का मतलब क्या होता है कि जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं उनमें वीकनेस आ जाती है, यहाँ पे जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। इसके अलावा अगला जो डेफिशिएंसी है वो आपकी ग्रोथ फेलियर, यानी कि जो हमारी ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ हमारी नहीं हो पाती है। जो प्रॉपर ग्रोथ हमारी बॉडी के अंदर होनी चाहिए उसकी कमी हो जाती है और इम्प्रॉपर ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, क्योंकि हड्डियों के अंदर फॉस्फोरस नहीं है, तो हड्डियों की जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो फॉस्फोरस है वो कंप्लीट हो जाता है। अगला मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे सामने आता है मैग्नीशियम। ठीक है। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो उसे Mg+2 से दर्शाया जाता है। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट मैक्रो मिनरल है हमारे सामने और ये हमारी सेल्स के अंदर स्मॉल अमाउंट में या फिर स्मॉल कंसंट्रेशन में, कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। यदि हम इसके फूड सोर्स की बात करें तो यहाँ पे होल ग्रेन पल्सेज हो गई आपकी। ठीक है। यानी जो अनाज है आपका होल ग्रेन है, इसके अलावा दालें हो गई, उनके अंदर हमें देखने को मिलेगा। मीट के अंदर, सी फूड के अंदर, मिल्क के अंदर, मिल्क प्रोडक्ट्स जितने भी हो गए, चीज़, बटर, इसके अलावा लेग्यूम्स, दालों के अंदर आपके नट्स, इनके अंदर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। आरडीए की अपन बात कर लेते हैं तो जो छोटे बच्चे होते हैं 0 से 6 मंथ के, उनके लिए 30 मिलीग्राम पर डे लगभग मैग्नीशियम बताया जाता है। जो इन्फेंट होते हैं 7 से 12 महीने के, उनके अंदर 75 मिलीग्राम पर डे।
यदि चिल्ड्रन है 1 से 3 साल के, उनको 80 मिलीग्राम पर डे। यदि और छोटे थोड़े बड़े हैं 4 से 8 साल के, उनके अंदर 130 मिलीग्राम पर डे। और जो 9 से 13 साल के हैं उनके अंदर 240 मिलीग्राम पर डे यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। और जो एडल्ट हैं उनके अंदर 410 मिलीग्राम पर डे मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए थोड़ा सा कम 360 मिलीग्राम पर डे यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो ये आरडीए हो जाता है आपका। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में कि इसके फंक्शन क्या क्या है। तो सबसे पहला फंक्शन है कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बोन एंड टीथ, यानी कि बोन और टीथ के स्ट्रक्चर में ये भी हेल्प करता है। तो 3 मिनरल्स आपके ऐसे हो गए जो बोन और टीथ के स्ट्रक्चर में हेल्प कर रहे हैं। सबसे पहला आपका कैल्शियम हो गया, देन आपका फॉस्फोरस हो गया, देन आपका मैग्नीशियम हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं मिनरल हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं एक्ट एज कोएंजाइम इन सेवरल मेटाबॉलिक रिएक्शन, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही होती हैं, जिसके अंदर आपकी ऑक्सीडेशन हो गया, फैट्स का ऑक्सीडेशन हो गया, आपके कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन हो गया, आपके प्रोटीन का ऑक्सीडेशन हो गया। तो उनमें जो कोएंजाइम होते हैं, तो उन कोएंजाइम्स के द्वारा जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं थोड़ी आसानी से हो जाती हैं, थोड़ी जल्दी हो जाती हैं। तो उनमें भी ये मिनरल हेल्प करते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो है डायरेक्ट ग्रोथ में या फिर डायरेक्ट हमारी बॉडी के फंक्शन में हेल्प नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली ये हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर कोएंजाइम हमारी बॉडी के अंदर नहीं होंगे तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर चल रही है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाएंगी, तो हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। तो इनडायरेक्टली ये हेल्प करते हैं जो मिनरल्स होते हैं या फिर विटामिन होते हैं, ठीक है। अगला फंक्शन आता है इसका, प्लेज अ रोल इन द रेगुलेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी। न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी जितनी भी होती हैं उनको रेगुलेट करने के लिए हेल्प कौन करता है, मैग्नीशियम आयन यहाँ पे हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं असेंशियल फॉर नॉर्मल हार्ट फंक्शनिंग, यानी जो हमारा हार्ट है वो नॉर्मल फंक्शन करता रहे उसके लिए कौन सा मिनरल कारगर है, तो मैग्नीशियम यहाँ पे जिम्मेदार होता है कि हमारा जो हार्ट है वो आसानी से फंक्शन करता रहे, नॉर्मल हार्ट फंक्शन यहाँ पे चलती रहे। आगे हम इसके डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी की बात कर लेते हैं कि यदि हमने इसको ज़्यादा मात्रा में एक्सेस अमाउंट में यदि ले लिया है या फिर डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर हो गई। तो पहली डेफिशिएंसी की हम बात करते हैं तो मसल ट्रिमर हमें देखने को मिलता है, यानी मसल्स टाइट हो जाती हैं। तो मसल्स हैं वो टाइट हो जाती हैं, उनके अंदर अकड़ जाती हैं मसल्स, हम कह सकते हैं, ठीक है। अगला आता है हमारे सामने पेरिस्थीसिस। पेरिस्थीसिस क्या होता है वो देखिए आगे मैं बताता हूँ आपको। पेरिस्थीसिस का मतलब क्या होता है, जो हमारी मीडियन नर्व होती है, मीडियन नर्व थोड़ी सी दब जाती है, कंप्रेस हो जाती है हमारी कलाई के अंदर, वहाँ से नमनेस या फिर पेन हमें देखने को मिलता है, यानी कलाई जो है वो अकड़ जाती है, ठीक है। अगला देखिए डिप्रेशन हमें देखने को मिल सकता है, यानी जो बंदा है वो डिप्रेशन में जा सकता है, या फिर जिसके अंदर मैग्नीशियम की कमी है वो हमेशा थका थका सा महसूस करेगा अपने आप को, ठीक है। इसके अलावा मसल वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है, यानी कि जो हमारे मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे यहाँ पर। और अगला है कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है देखिए, कन्वर्जेशन क्या होता है, इन दिस मेडिकल कंडीशन बॉडी मसल्स आर इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्स ड्यू टू डिसरप्शन ऑफ नर्व सेल एक्टिविटी इन द ब्रेन, यानी हमारी जो ब्रेन है उनके अंदर जो नर्व सेल्स हैं उनमें डिसरप्शन हो जाता है, डिसरप्ट हो जाती हैं थोड़ी सी। तो इसके अलावा जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती हैं, रिलैक्स होने लग जाती हैं हमारी बॉडी के, यानी अचानक ही मसल्स जो है रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएंगी, इसको कन्वल्शन कहा जाता है। और पेरिस्थीसिस का अंदर मतलब क्या होता है कि जो हमारी रिस्ट के अंदर मीडियन नर्व है वो थोड़ी प्रेस हो जाती है, देन यहाँ पे हमें नमनेस या फिर पेन देखने को मिलता है पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा डेलीरियम नाम की डिजीज़ भी हमें देखने को मिलती है। तो ये डेफिशिएंसी हो सकती है किसकी, आपकी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हमें देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं कि ये डेफिशिएंसी है इसका रीज़न क्या है। तो डेफिशिएंसी रीज़न की हम बात करते हैं तो जो डेफिशिएंसी है यूजुअली होती है आपके क्रोनिक एल्कोहलिज्म के द्वारा, यानी आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल को कंजम्पशन बढ़ा दिया है थोड़ा सा, या फिर लिवर के अंदर सिरोसिस हो गया है, या फिर मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम आपको है, या फिर आपको डायबिटीज़ के आप पेशेंट हैं। तो इसलिए इन चीज़ों की वजह से डेफिशिएंसी हमें देखने को मिल सकती है, या फिर कम एब्जॉर्प्शन हमें मैग्नीशियम का देखने को मिलता है। तो इस तरीके से कुछ फंक्शन हैं, कुछ डेफिशिएंसी हैं, ठीक है। मसल ट्रिमर के अंदर हम एक बार इसको फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे आपके फंक्शन की बात करें तो आपके स्ट्रक्चर है आपके बोन के या टीथ के, तो उनमें ये हेल्प करता है। 3 आपके मिनरल्स होते हैं, जैसे आपका कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही हैं उनमें एज अ कोएंजाइम ये हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा जो न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी होती हैं, जिससे आपकी नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो उन एक्टिविटी के रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। यदि हम बात करें मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो मसल्स के अंदर अकड़न आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो नर्वस सिस्टम है हमारा वो इरेगुलेट हो सकता है, तो जो हमारी नर्व्स हैं वो काम करना ठीक प्रकार से काम नहीं करती, और मसल्स के लिए इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन भी हमें देखने को मिलता है, जिस डिजीज़ को अपन कहते हैं कन्वल्शन, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें जो हमारी हार्ट का जो फंक्शन है उसको नॉर्मल फंक्शनिंग कराने के लिए भी हेल्प करता है। डेफिशिएंसी की हम बात करें तो मसल ट्रिमर हो सकता है, यानी कि जो मसल्स हैं वो अकड़ सकती हैं, उनमें दर्द हो सकता है, पेन हो सकता है। इसके अलावा पेरिस्थेसिस
डिजीज़ हमें देखने को मिली, यानी कि हमारी जो मीडियन नर्व है, कलाई के अंदर जो नर्व होती है वो दब जाती है, दब जाने से वहाँ पे नंबनेस या फिर पेन हमें देखने को मिलता है, ठीक है, अकड़ जाती है एक तरीके से। दूसरा डिप्रेशन है, बंदा डिप्रेशन के अंदर जा सकता है। मसल वीकनेस है, मसल्स के अंदर कमजोरी आ सकती है, पेन हो सकता है मसल्स के अंदर, आपको थकावट महसूस हो सकती है। कन्वल्जन हमने अभी देख ही लिया कि यानी जो हमारी मसल्स हैं, मसल्स के अंदर इनवॉलंटरी रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा डेलीरियम हमें मैग्नीशियम के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमने मैग्नीशियम की बात करी थी, ठीक है। अगला मिनरल हमारे सामने आता है सल्फर। सल्फर की हम बात करते हैं, देखिए क्या क्या होता है सल्फर के अंदर। तो सल्फर लगभग हमारी ऑल बॉडी सेल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो सल्फर है वो अमीनो एसिड्स के अंदर पाया जाता है, जैसे आपके मेथियोनिन हो गया, सिस्टीन हो गया और सिस्टीन, ठीक है। ये तीन आपके अमीनो एसिड हैं जिनके अंदर हमें सल्फर देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका। सबसे पहला है आपका कौन सा, मेथियोनिन, ठीक है। दूसरा है आपका सिस्टाइन और तीसरा है आपका सिस्टीन, ठीक है। ये तीन अमीनो एसिड हैं जिनके अंदर हमें सल्फर देखने को मिलता है, या फिर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ये तीन हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि सल्फर हमें कहाँ देखने को मिलेगा। तो सल्फर आपका मीट के अंदर, पोल्ट्री के अंदर, एग के अंदर, मिल्क के अंदर हमें आसानी से देखने को मिल जाएगा। कोई भी आरडीएस का अब तक रिपोर्टेड नहीं किया गया, कोई भी डेफिशिएंसी या फिर टॉक्सिसिटी अब तक इसकी रिपोर्ट नहीं की गई है, यानी कोई फिक्स इसका कंपाउंड या फिर कंटेंट नहीं है कि कितना हमें लेना है, ठीक है। इसके अलावा कोई फिक्स इसकी डेफिशिएंसी नहीं है कि इसकी कमी से कौन कौन से डिजीज़ या फिर रोग हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड है किसका, आपके अमीनो एसिड का। तो यदि इनकी कमी हो सकती है तो मेथियोनिन, सिस्टीन या फिर सिस्टाइन की कमी हमें देखने को मिल सकती है। बाकी मेजर कोई कमी या फिर डिजीज़ हमें यहाँ पर अभी देखने को नहीं मिली है, ठीक है। इसके अलावा कुछ आपके सैल्मन फिश हो गए, ठीक है, आपकी प्याज हो गई, ठीक है, पिस्ता हो गए, इसके अलावा आपका एग हो गया, ठीक है, लहसुन हो गया, इनके अंदर सल्फर कंटेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन देखिए, कंपोनेंट ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, यानी कि जो हमारे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं उनके अंदर ही हमें सल्फर देखने को मिलता है, जैसे आपका मिथ्योनिन हो गया, सिस्टीन हो गया और सिस्टीन हो गया, ठीक है। सल्फर कंटेनिंग जो कंपाउंड्स हैं वो एसेंशियल होते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए। तो आपके मिथ्योनिन है, सिस्टाइन है, सिस्टीन है, इनके लिए ये बायोकेमिकल रिएक्शन में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं या फिर एसेंशियल होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं इंसुलिन और हेपेरिन, दो बायोकेमिकल कंपाउंड है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये कौन से होते हैं, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, यानी इनके अंदर भी क्या पाया जाता है, सल्फर हमें देखने को मिलता है। सल्फर कोई खास बड़ा नहीं है, बस हमें ध्यान यहाँ पे क्या रखना है कि मेथियोनिन, सिस्टाइन और सिस्टीन, इन तीन के अंदर सल्फर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा प्याज के अंदर, जो प्याज होती है आपकी अनियन होती है, उसमें जो स्मेल आती है प्याज की, प्याज खाने के बाद जो मुंह से स्मेल आती है वो किसकी वजह से आती है, सल्फर की वजह से। सल्फर उसके अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो लहसुन है उसकी जो स्मेल है वो भी किस लिए आती है, सल्फर की वजह से हमें देखने को मिलती है, फिर सुनने को मिलती है, ठीक है। अगला आपका जो मिनरल होने वाला है वो पोटेशियम होने वाला है, ठीक है। और पोटेशियम मिनरल की हम बात करते हैं तो पोटेशियम हमेशा बनाना के अंदर एक्सेस अमाउंट में देखने को मिलता है। इसका भी कोई भी आरडीए रिपोर्टेड नहीं किया गया है कि कुछ नहीं पता कितना आपको पोटेशियम लेना है, ठीक है। फिर भी यदि हम फूड सोर्स की बात कर लेते हैं तो फूड सोर्स में देखिए, ऑल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, लेग्यूम्स, होल ग्रेन्स, मीट्स, नट्स, इनके अंदर हमें पोटेशियम देखने को मिलता है। पोटेशियम है आपकी जो सेल है उसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलता है। तो उसका जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या है, पोटेशियम है साइटोप्लाज्म का, ठीक है। अब यदि हम इसके एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो पोटेशियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सर्कुलेशन से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इसको, ठीक है। यदि हम इसके एक्सक्रीशन की बात कर लेते हैं तो इसको जो किडनी है या फिर एल्डोस्टेरोन हार्मोन है उसके द्वारा इसको एक्सक्रीट कर लिया जाता है या फिर रेगुलेट कर दिया जाता है हमारी बॉडी से। अब हम इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। देखिए, इसका पहला फंक्शन है, इट इज़ अ मेजर अ कैटाइन इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड, यानी जो हमारी सेल्स के अंदर फ्लूइड पाया जाता है उसके अंदर कैटाइन के फॉर्म में क्या पाया जाता है, पोटेशियम यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगला इसका फंक्शन है, इट पार्टिसिपेट इन द प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसमें पार्टिसिपेट कौन करता है, पोटेशियम आपका मिनरल है वो हेल्प करता है, ठीक है। इट इज़ इन्वॉल्व इन ग्लाइकोजन फॉर्मेशन, यानी ग्लाइकोजन के फॉर्मेशन में भी ये इन्वॉल्वमेंट इसकी हमें देखने को मिलती है। तो जब भी ग्लाइकोजन, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा होता है तो वहाँ पे पोटेशियम मिनरल आपका हेल्प करता है। इसके अलावा बात करते हैं, इट मेंटेन्स एसिड बेस एंड वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर एसिड बेस है, ठीक है, उसको बैलेंस बना के रखता है, यानी एज अ बफर के रूप में ये काम करता है। इसके अलावा जो वाटर है उसको भी बैलेंस बना के रखता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। ये कुछ मेजर फंक्शंस हैं इसके, जैसे इंटरसेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर कैटाइन के रूप में वर्क करेगा। इसके अलावा जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसमें हेल्प करेगा। इसके अलावा जो ग्लाइकोजन फॉर्मेशन है उसमें ये हेल्प कर रहा है। इसके अलावा जो एसिड बेस है या फिर जो वाटर है
बैलेंस है, इम्बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर हो गया है, तो एज अ बफर के रूप में ये काम करेगा। यदि हम इसकी डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो देखिए डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो सकता है, डिस्टर्ब एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। इसके अलावा अफेक्ट हार्ट फंक्शनिंग एंड डिस्टर्ब मसल एक्शन। यानी सबसे पहले जो डिस्टर्बेंस होगी वो किसके अंदर होगी, एसिड बेस बैलेंस के अंदर, यानी हमारी बॉडी के अंदर या तो पीएच कम ज़्यादा देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो हार्ट की फंक्शनिंग है वो भी यहाँ से अफेक्ट हो सकती है। इसके अलावा जो मसल एक्शन है वो भी क्या होते हैं, डिस्टर्ब हमें देखने को मिल सकते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है तो यदि इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो प्रोटीन सिंथेसिस में भी रुकावट पैदा हो सकती है, ठीक है। तो ये पोटेशियम के बारे में था। अगला हमारे सामने आता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड की हम बात करते हैं तो ये NaCl है, जिसे सामान्य भाषा में अपन नमक कह देते हैं, ठीक है। इसके अंदर Na और Cl दो मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं। यदि हम इसके फूड सोर्स की बात करें तो आपका सॉल्ट हो गया, ठीक है, फ्रूट्स के अंदर हो गया, वेजिटेबल्स के अंदर हो गया, इनके अंदर सोडियम क्लोराइड हमें आसानी से देखने को मिलता है। यदि हम इसके RDA की बात करें तो 8 से 10 ग्राम पर डे हमें देखने को मिल जाता है। यदि हम इसके एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो ये किडनी के द्वारा रेगुलेट होता है, और यदि कंट्रोलिंग की बात करें तो एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। यदि हम इसके फंक्शन की बात कर रहे हैं कि इसके फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, तो इट एक्ट एज कैटायन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, यानी कि सेल के बाहर जितना भी फ्लूइड भरा हुआ है उसमें ये कैटायन के रूप में वर्क करता है, ठीक है। यदि हम दूसरे फंक्शन की बात करते हैं तो इट मेंटेन वाटर एंड एसिड बेस बैलेंस, ये भी एसिड बेस बैलेंस या फिर वाटर बैलेंस को हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन करके रखता है, ठीक है। इट रेगुलेट ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन, यानी ये ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को भी रेगुलेट करता है। यदि इसकी कमी हो जाएगी या फिर टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी के अंदर हो जाएगी तो ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन है जो हमारी बॉडी के अंदर वो डिस्टर्ब हो सकता है। और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन यदि हमारी बॉडी के अंदर डिस्टर्ब हो रहा है तो सीधी सी बात है एनर्जी लेवल भी क्या होंगे, डिस्टर्ब हो सकते हैं। इट कंट्रोल सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को भी कंट्रोल करता है। किस तरीके से, क्योंकि सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस, तो इसके अंदर ये जो सोडियम है, ये सोडियम पोटेशियम पंप आपस में काम करते हैं और यहाँ पे जो प्लस माइनस चार्जेस लगे हुए हैं उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। यदि थोड़ा सा भी चार्ज डिस्टर्ब होता है तो जो सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है वो भी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। यदि हम इसके डेफिशिएंसी की बात कर सकते हैं तो डायरिया हो सकता है या फिर वोमिटिंग हो सकती है। और टॉक्सिसिटी की बात करते हैं कि एक्सेस अमाउंट में यदि सोडियम क्लोराइड ले लिया जाए तो यहाँ पे आपका जो ब्लड प्रेशर लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। और कमी हो जाएगी तो डायरिया वोमिटिंग हो सकता है। जब आपने देखा होगा डायरिया के अंदर या फिर वोमिटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे अंदर से इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर जो न्यूट्रिशन है, मिनरल्स हैं, वो लूज़ हो जाते हैं, तो फिर नमक और चीनी का घोल पानी के अंदर दिया जाता है या फिर ORS का घोल यहाँ पर पीने की सलाह दी जाती है, जिससे कि जो आपके मिनरल्स हैं बॉडी से लूज़ हुए हैं वो आसानी से रिकवर हो सकें, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड के बारे में हो गया। अपन माइक्रो मिनरल्स या फिर ट्रेस एलिमेंट की बात कर लेते हैं कि ये किस तरीके से हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं। तो द मिनरल प्रेजेंट एट लेवल आर लेस 0.05% इन ह्यूमन बॉडी आर डिफाइंड एज माइक्रो मिनरल, यानी इनकी आप परसेंट देखिए, यदि 0.05% से भी कम ह्यूमन बॉडी के अंदर यदि प्रेजेंट है तो इन्हें अपन क्या कहेंगे, माइक्रो मिनरल्स कह रहे हैं। माइक्रो मिनरल्स आल्सो नोन एज ट्रेस एलिमेंट, ट्रेस एलिमेंट्स भी हमें इन्हें कह देते हैं क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। सम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स आर कौन कौन से हैं, देखिए आयरन हो गया आपका, आयोडीन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर, फ्लोरीन, सेलेनियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, मैक्रो मिनरल्स हैं या फिर माइक्रो मिनरल्स हैं या फिर ट्रेस एलिमेंट है। एक एक की हम बात करेंगे। चलिए, पहला माइक्रो मिनरल है हमारे सामने आयरन, ठीक है। यदि हम इसके RDA की बात करते हैं तो 15 मिलीग्राम पर डे के लगभग इसका RDA बताया जाता है। अब हमारे सामने आता है इसका फंक्शन कि इसके फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द रेस्पिरेटरी चेन एंड ATP सिंथेसिस, ठीक है। ये इसका सबसे मेजर फंक्शन होता है कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना रेस्पिरेटरी चेन के अंदर या फिर ATP सिंथेसिस में हेल्प करता है। किस तरीके से, कि देखिए जो ऑक्सीजन है वो लंग्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाती है, देन वहाँ से जो एल्वुलाई है उसके अंदर चली जाती है। तो अब वहाँ पे जब ब्लड वेसल्स से लेके और आपकी लंग्स की जो एल्वुलाई है उसकी ब्लड वेसल्स में जो चेंजेस होंगे, ठीक है, वो चेंजेस कौन कराता है, आयरन आपका चेंज कराता है हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ठीक है। और वहाँ से फिर लेके वो पूरी ऑक्सीजन को पूरे ब्लड के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर फैला देता है। तो इस तरीके से जो रेस्पिरेटरी चेन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है, आपका आयरन करता है। इसके अलावा ATP सिंथेसिस में, ATP जब सिंथेसाइज हो रही होती है एनर्जी के फॉर्म में तो वहाँ पे कौन हेल्प करता है, आपका आयरन हेल्प करता है। इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में भी कौन हेल्प करता है, आपका आयरन हेल्प करता है। कुछ फंक्शंस और दूसरे समझिए, देखिए सपोर्ट्स अवर हेल्थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आयरन चूँकि ब्लड के अंदर है तो ब्लड यदि हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा तो हेल्थी ग्रोथ रहेगी हमारी, साथ ही साथ डेवलपमेंट भी ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर हमें देखने को मिलेगा। ग्रोथ क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि ब्लड के अंदर
आयरन ज़्यादा है तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर पहुँचेंगे, तो ज़्यादा हमारी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, ज़्यादा हमारी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी। यदि हम अगले फंक्शन की बात करें तो हेल्प्स डिलीवर ऑक्सीजन इन अवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको डिलीवर करने का काम कौन करता है, ये आयरन ही करता है हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। ठीक है, अगला है हेल्प मेंटेन अवर एनर्जी लेवल, हमारे जो एनर्जी लेवल है उनको मेंटेन करने का काम कौन करता है, आयरन करता है, क्योंकि एटीपी सिंथेसिस में कौन हेल्प कर रहा है, आयरन हेल्प कर रहा है। इसके अलावा कीप लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन अवर मसल्स, जो हमारी मसल्स हैं वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है या फिर कम मात्रा में चाहिए होती है, उसको लेवल को मेंटेन करके कौन रखता है, आपका आयरन करता है, क्योंकि ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर कौन पाया जाता है, फेरस या फिर आयरन पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी की। डेफिशिएंसी से क्या क्या डिजीज़ हमें देखने को मिलेंगी, रिजल्ट इन लॉस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल कॉम्प्लेक्स इन सेलेक्टेड रीजन ऑफ ब्रेन। ठीक है, यदि इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है तो जो माइटोकॉन्ड्रियल कॉम्प्लेक्स हैं ब्रेन के, वो वहाँ पे आपके लॉस हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगली डेफिशिएंसी है कॉज चेंजेस इन फंक्शन मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेन, यानी कि ब्रेन की जो मॉर्फोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, उसमें भी चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, इसकी डेफिशिएंसी है। इसके अलावा डिमिनिश इम्यून फंक्शन एंड न्यूरोमस्कुलर एबनॉर्मलिटीज़, जो हमारी इम्यून सिस्टम है उसमें भी हमें कमी देखने को मिलेगी, थोड़ी सी परेशानियाँ वहाँ पे आ सकती हैं, आसानी से कोई भी बाहरी जो फॉरेन पार्टिकल है वो हमें अटैक कर सकता है, यानी एक तरीके से इम्यून सिस्टम है उसका जो चांसेस है वो गड़बड़, इम्यून सिस्टम का जो काम है वहाँ पे गड़बड़ा सकता है। इसके अलावा जो न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटीज़ हैं वो भी यहाँ पे अफेक्ट होती हैं, उनके अंदर भी एबनॉर्मलिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। यदि हम आयरन के सोर्स की बात करें तो यहाँ पे मीट हो सकता है, लेग्यूम्स हो सकते हैं, नट्स एंड सर्टन वेजिटेबल्स, इनके अंदर आयरन हमें भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है। वेजिटेबल्स के अंदर जो पालक है उसके अंदर भरपूर मात्रा में आयरन हमें देखने को मिलता है। कुछ नेचुरल फूड की हम बात करते हैं तो जैसे आपके काउपी हो गए, डेट्स हो गए, बेरीज हो गई, व्हीट ब्रेन हो गए, लेंटिल्स हो गए, ब्रोकली हो गए, एलमंड्स हो गए, इनके अंदर हमें आयरन भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगा। यदि हम मार्केट फूड के अंदर बात करते हैं तो ब्रेकफास्ट सीरियल्स के अंदर, कॉर्नफ्लेक के अंदर, चॉकलेट डोनट्स के अंदर, पिज़्ज़ा के अंदर, एप्पल सॉस के अंदर, मिल्क पाउडर के अंदर हमें देखने को मिलेगा क्या, आयरन। ठीक है, तो आयरन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अगले माइक्रो मिनरल की हम बात करें तो वो है मैग्नीज। यदि इसकी आरडीआई की बात की जाती है तो 5 मिलीग्राम आरडीआई इसकी बताई जाती है। यदि हम इसके फंक्शन की बात करें तो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर ये फंक्शन करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो रहा है और वहाँ पे हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो फंक्शन तो वहाँ पे कौन हेल्प करता है, मैग्नीज हेल्प करता है। इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना नॉन हेक्सेस प्रिकर्सर से, इसके अंदर आपका ग्लिसरॉल आ सकता है, पायरुवेट आ सकता है, लैक्टिक एसिड आ सकता है, तो इनसे जब ग्लूकोज बनता है तो उसे अपन ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। वहाँ पे कौन सा मिनरल हेल्प करता है, Mn+2 यानी मैग्नीज आयन है वो वहाँ पे हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो फॉर्म्स द मैट्रिक्स ऑफ बोन्स एंड एग सेल्स, जो हमारी हड्डियाँ हैं, ठीक है, और हमारी जो एग सेल्स होती हैं, जो अंडे के ऊपर जो कवरिंग पाई जाती है उसके अंदर भी क्या पाया जाता है, मैग्नीज हमें देखने को मिलता है। यदि हम इसकी डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो इम्पेयर्स रिप्रोडक्टिव फंक्शन इन फीमेल्स एंड टेस्टिकुलर डीजनरेशन इन मेल्स। ठीक है, यानी जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। इसके अलावा जो मेल्स के अंदर जो टेस्टिकुलर डिजनरेशन है वो यहाँ पे देखने को मिलती है, यानी बढ़ जाती है। तो एक तरीके से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी कौन अफेक्ट करता है, मैग्नीज हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा डिक्रीजेज लेवल ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन्स एंड सब्टल रेडिनिंग ऑफ हेयर, यानी कि जो क्लोटिंग ब्लड क्लॉटिंग जो प्रोटीन्स होती हैं उनके लेवल को डिक्रीज करता है, तो एक तरीके से ब्लड क्लॉट को भी अफेक्ट करता है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस को भी। इसके अलावा सब्टल रेडनिंग ऑफ हेयर, यानी कि जो हमारे हेयर्स हैं उनकी क्वालिटी को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ फंक्शंस हैं जैसे कि प्रोटेक्ट आवर सेल्फ अगेंस्ट डैमेज फ्रॉम फ्री रेडिकल्स, तो एक तरीके से हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल बनते हैं तो उनको एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जाके फ्री रेडिकल को हटाता है, हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। हेल्प फॉर्म एंड कीप स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड कार्टिलेज, हमारी जो बोन है उनको स्ट्रॉन्ग बना के रखता है और कार्टिलेज है उनको स्ट्रॉन्ग बना के रखता है, और हमारी जो बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल है उसको भी क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। यदि हम इसके फूड सोर्स की बात करते हैं तो सीरियल्स हो गए आपके, वेजिटेबल्स, टी, कॉफ़ी एंड रेड वाइन, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में मैग्नीज हमें देखने को मिलता है। नेचुरल फूड के अंदर आपका काउपी हो गया, बनाना हो गया, लेग्यूम्स हो गए, पोटैटो हो गए, जिनके अंदर हमें ये देखने को मिलेगा मैग्नीज। इसके अलावा मार्केट फूड के अंदर आपके हैम बर्गर हो गए, चिकन नूडल सूप हो गया, केचप हो गया, कॉर्नफ्लेक्स हो गया, मल्टीग्रेन ब्रेड हो गए, इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, मैग्नीज हमें देखने को मिलेगा। अगला माइक्रो मिनरल हमारे सामने आता है कॉपर, Cu+2 जिसे कहते हैं। इसकी आरडीआई की बात की जाती है तो 2 मिलीग्राम पर डे लगभग इसकी आरडीआई बताई जाती है। ठीक है, फंक्शन में बात करते हैं तो ये आयरन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है हमारी बॉडी के अंदर। यदि इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में तो न्यूट्रिएंट्स अल्टर्स द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू सेल वॉल, इरेगुलर हार्ट बीट एंड लोअर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो जो हमारी न्यूट्रिएंट्स जो सेल के वॉल के द्वारा जा रहे हैं तो उनके मूवमेंट को ये अल्टर करता है, साथ ही साथ जो
हार्ट बीट है हमारी बॉडी की उसको रेगुलर बनाता है और हमारी जो बॉडी टेम्परेचर उसको कम करके रखता है। तो ये डेफिशिएंसी हो सकती है कॉपर के हमारी बॉडी के अंदर। यदि हम मेजर सोर्स की बात करें तो सीरियल्स हो गया आपका, फिश हो गई, मीट, पोल्ट्री, एग्स, वेजिटेबल्स एंड बेवरेज, ठीक है। नेचुरल फूड के अंदर आपके मिलेट हो गया, वाइट बीफ लीवर हो गया आपका, पोटैटो हो गया, इनके अंदर नेचुरली कॉपर हमें देखने को मिलता है। मार्केट की बात करते हैं तो आपके सैंडविच, चॉकलेट, आइसक्रीम, एप्पल सॉस, इनके अंदर हमें कॉपर देखने को मिलता है। कुछ अदर फंक्शंस की हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उनको हेल्दी बना के रखता है। कौन? कॉपर हेल्दी बना के रखता है। हमारे एनर्जी लेवल को मेंटेन करके रखता है। कीप द हेल्दी फंक्शन ऑफ आवर ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम को बढ़िया बना के रखता है। हेल्प अवर स्किन प्रोड्यूस मेलेनिन, यानी हमारी जो स्किन है वो मेलेनिन को प्रोड्यूस करती रहे, उसमें हेल्प करता है। यदि मेलेनिन रेगुलरली प्रोड्यूस होता रहेगा तो जितनी भी यूवी रेज सन से निकल के आ रही हैं उनसे हमारी स्किन डैमेज नहीं होगी। मेलेनिन यही हमारी बॉडी के अंदर काम करता है। हेल्प द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन इन अवर बॉडीज, यानी जो आयरन है उसको ट्रांसपोर्ट करने में कौन हेल्प करता है? कॉपर आयन यहाँ पे हेल्प करते हैं, माइक्रो मिनरल जो कि है हमारे, ठीक है। तो इस तरीके से कॉपर हमारे खत्म हो जाता है। अगला माइक्रो मिनरल आता है हमारे सामने जिंक, जिसके आईडिया की बात करें तो 15 मिलीग्राम इसका आईडिया रह जाता है हमारे सामने, ठीक है। फंक्शंस में हम देखते हैं कौन कौन से फंक्शन है इसके। तो पहला है प्ले स्ट्रक्चर रोल इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ठीक है, यानी कि जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर चल रहा है, ठीक है, उसमें स्ट्रक्चर रोल ये प्ले करता है। अगला है हमारे सामने प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एक्सेलरेटिंग एजिंग एंड प्रमोट फास्टर रिकवरी फ्रॉम इंजरी, यानी कि जो हमारी एक्सेलरेटिंग एजिंग है, एजिंग हमारी बॉडी के अंदर आ रही है जिसमें झुर्रियाँ आ जाती हैं आपके चेहरे के ऊपर और रैसेज आ जाते हैं, तो उसको उससे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, उसको थोड़ी कम करता है। इसके अलावा प्रमोट फास्टर रिकवरी फ्रॉम इंजरी, यानी इंजरी हुई है तो उससे रिकवरी करने के लिए फास्टिंग बनाता है, यानी कि रिकवरी फास्ट हो उसको प्रमोट करता है, ठीक है, ये फंक्शन है। इसके अलावा सपोर्ट अवर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारी जो हेल्दी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसको हेल्दी बनाए रखने के लिए सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है जिससे हमारी जो फॉरेन पार्टिकल है उससे हमारी बॉडी बची रहे। इसके अलावा हेल्प फॉर्म अवर जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड रेगुलर जीन एक्सप्रेशन, जो हमारे जीन एक्सप्रेशन उसको रेगुलेट करता है, जेनेटिक मटेरियल को फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा सपोर्ट अवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें रिप्रोडक्शन है उसमें ये हेल्प करता है। हेल्प अवर बॉडीज बिल्ड प्रोटीन, प्रोटीन बिल्ड हो हमारी बॉडी के अंदर उसमें हेल्प करता है। हेल्प अवर नर्व्स कैरी मैसेज बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी, जो हमारी नर्व्स हैं वो मैसेज ले जाती हैं ब्रेन एंड बॉडी में, तो उनकी हेल्प करता है। यदि हम इसकी डेफिशिएंसी देखेंगे, डेफिशिएंसी हो गई है तो कौन कौन सी चीज़ें हमें अफेक्ट कर सकती हैं। देखिए, डिप्रेसेस इम्यून फंक्शनलिटी, इम्पेयर्स मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल फंक्शन, यानी कि जो हमारे इम्यून फंक्शनलिटी है उसको कम कर देता है। जो मैक्रोफेज न्यूट्रोफिल्स होती हैं उनके फंक्शन को ये कम कर देता है, ठीक है। एक तरीके से जो इम्यून सिस्टम है उसको वर्क को ये कम कर देगा। यदि जिंक की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर हो जाएगी तो हम बहुत जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली बीमार होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा इनएक्टिव्स जिंक कंटेनिंग प्रोटीन्स एंड इंड्यूस्ड जेनेटिक डैमेज, यानी कि जो जिंक कंटेनिंग जितनी प्रोटीन्स होती हैं उनको इनएक्टिव करने कर देगा यदि जिंक नहीं होगा तो, और साथ ही साथ जो हमारे जेनेटिक डैमेज को इंड्यूस कर देगा, यानी उसको बढ़ा देगा जेनेटिक डैमेज को, ठीक है। यदि हम इसके मेजर सोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका मीट हो गया, पोल्ट्री हो गई, एग्स हो गए, सीरियल्स हो गए एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा नेचुरल फूड की बात करें तो वीट हो गया आपका, रेप पपाया हो गया। मार्केट फूड की बात करें तो ब्रेकफास्ट हो गया, मफिन्स हो गए, चॉकलेट हो गए। ये सारे आपके जिंक के बारे में मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। अगला हमारे सामने माइक्रो मिनरल आता है क्रोमियम, Cr+3 के फॉर्म में ये हमें देखने को मिलता है। यदि हम इसके आरडीआई की बात करें तो 50 से लेकर 200 मिलीग्राम, ठीक है। एक्सलेट्स इंसुलिन एक्शन एंड प्रमोट ग्लूकोज अपटेक एक्शन बाय द सेल्स, यानी कि जो इंसुलिन एक्शन है उसको एक्सेलेट कर देता है और जो सेल्स हैं जो ग्लूकोज को लेना चाहते हैं उसको प्रमोट कर देते हैं, एक तरीके से एनर्जी के फॉर्म को बढ़ा देता है, एनर्जी लेना बढ़ा देता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अगली यदि डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर तो क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। एलिवेट्स जीन्स मेथिलेशन लेवल्स इन द इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे लीडिंग टू ग्लूकोज इंटॉलरेंस, तो जो इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे है, ठीक है, उसके अंदर जो ग्लूकोज इंटॉलरेंस है उसको थोड़ा सा ये बढ़ा देता है, ठीक है। तो क्रोमियम की कमी हो जाएगी तो जो इंटॉलरेंस है, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, वो थोड़ी बढ़ जाएगी। और कॉज मेटाबॉलिक सिम्टम्स इन ऑफ स्प्रिंग इंक्लूडिंग ओबेसिटी, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर इंसुलिनीमिया, ठीक है। तो जो मेटाबॉलिक सिम्टम है आपकी संतान के अंदर वो आ सकती हैं, जैसे कि आपकी ओबेसिटी आ सकती है, हाइपरग्लाइसीमिया आ सकता है, हाइपर इंसुलिनीमिया आ सकता है, ठीक है। ये डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है क्रोमियम से। इसके अलावा इसके अदर फंक्शंस की हम बात करें, क्रोमियम इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, इट इज बिलीव्ड टू एक्ट एनहेंसिंग द इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, यानी कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है, साथ ही साथ जो इफेक्ट ऑफ इंसुलिन है उसको बढ़ा के रखता है ये, ठीक है। तो क्रोमियम का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है किसके अंदर, ब्लड ग्लूकोज लेवल के अंदर। क्रोमियम हेल्प टू मूव ब्लड शुगर
from the blood stream into the cells to be used as energy and turn to fat, carbohydrate, proteins into energy। यानी क्रोमियम जो है वो हेल्प करता है, जो ब्लड शुगर है यानी ग्लूकोज है जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर बह रहा है, उसको सेल्स तक भेजा जाएगा जिसको एनर्जी के रूप में यूज़ कर ली जाए। एंड टर्न फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स इनटू एनर्जी। और जो फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं, उनसे भी एनर्जी ली जाएगी, ब्लड स्ट्रीम में एनर्जी को लाया जाएगा, ग्लूकोज फॉर्म में लाया जाएगा। तो क्रोमियम एक तरीके से ब्लड शुगर लेवल पे काम करता है, ग्लूकोज लेवल पे काम करता है, इंसुलिन के इफेक्ट को बढ़ाता है। ठीक है, इसके अलावा क्रोमियम स्लोज द लॉस ऑफ कैल्शियम, यानी कि जो कैल्शियम का लॉस हमारी बॉडी के अंदर हो उसको थोड़ा कम कर देता है। ये कुछ फंक्शन है और डेफिशिएंसी है क्रोमियम की। यदि मेजर सोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वेजिटेबल्स हो गया, होल ग्रेन्स हो गया, बीफ हो गए, पोल्ट्री हो गए, फ्रूट्स हो गए, मिल्क हो गए। ठीक है, नेचुरल फूड में आपकी फिश हो सकती है, पोटैटो हो सकते हैं, वीट हो सकता है, मिल्क हो सकता है। यदि मार्केट फूड की बात करें तो आपका क्रीम चीज़ हो गया, योगर्ट हो गया, कस्टर्ड हो गया, इनके अंदर आपको क्रोमियम देखने को मिलेगा। एंड लास्ट माइक्रो मिनरल है हमारे सामने सेलेनियम। ठीक है, सेलेनियम की आरडीआई की बात करते हैं तो 55 से 70 मिलीग्राम्स का आरडीआई बताया जाता है। यदि हम उसके फंक्शन की बात करते हैं तो मैनेजमेंट ऑफ हाइपर लिपिडीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपरफेनिल एलानाइमिया। ठीक है, ये हो जाते हैं आपके, यानी हाइपर लिपिडीमिया हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपरफेनिल एलानाइमिया हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं आपके एंटी कार्सियोजेनिक एक्टिविटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्सीडेंट डैमेज और एजिंग, रोल इन रिप्रोडक्शन एंड डिटॉक्सिटी। जो कार्सिजेंस होते हैं जो कैंसर सेल्स को प्रमोट करते हैं उनको कम करता है। ठीक है, तो एंटी कार्सिजेनिक जो एक्टिविटी उसको प्रमोट करता है, साथ ही साथ जो ऑक्सीडेंट से डैमेज हुआ उसको उससे प्रोटेक्शन करता है, एजिंग से प्रोटेक्शन करता है हमारी, साथ ही साथ जो डिटॉक्सिटी है, रिप्रोडक्शन है, उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, एसेंशियल फॉर द मेटाबॉलिक प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, यानी कि जो मेटाबॉलिक प्रोडक्शन हो रहा है थायराइड हार्मोन का, उसमें एसेंशियल रोल प्ले करता है सेलेनियम। ठीक है, आगे देखिए, प्रोटेक्ट अवर सेल अगेंस्ट डैमेज फ्रॉम फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल से जो डैमेज हो रहा है हमारे सेल को उससे प्रोटेक्ट करता है, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, हेल्दी मसल्स को ग्रो करता है, कीप बना के रखता है इनको, सपोर्ट अवर थायराइड फंक्शन में भी ये हेल्प करता है। कौन? सेलेनियम हेल्प करता है। साथ ही साथ अपर रिप्रोडक्शन को भी क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। यदि इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन कौन से डिजीज हमें कॉज हो सकते हैं? डिक्रीज एक्सप्रेशन एंड एक्टिविटी ऑफ एसेंशियल सेलेनोप्रोटीन्स, जो हमारी सेलेनोप्रोटीन्स है हमारी बॉडी के अंदर, उनकी जो एक्टिविटी है उसको कम कर सकता है या डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा जो कॉम्प्रोमाइजेज इम्यून एंड थायराइड फंक्शन एंड कॉग्निटिव फंक्शंस, जो हमारे इम्यून और थायराइड फंक्शन है वहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, यानी उनकी जो उनमें कमी आ सकती है, ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाएंगे। इंक्रीजेज रिस्क फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं यानी असंक्रामक रोग हैं, उनकी रिस्क है वो थोड़ी बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा कार्डियोमायोपैथी एंड इंक्रीज कैंसर एंड कार्डियोवास्कुलर रिस्क, जो कार्डियोमायोपैथी है यानी जो हमारी कार्डियक मसल्स हैं उनमें थकावट आ जाती है, वो मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं। इसके अलावा जो कैंसर है, कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज़ है, उनकी रिस्क थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, यदि मेजर सोर्स की बात करें तो हमें नट्स हो सकते हैं, फिश हो सकती हैं, सेलफिश, रेड मीट, गार्लिक आदि चीज़ें हो सकती हैं। यदि नेचुरल फूड की हम बात करते हैं तो ब्राज़ील नट्स हो सकता है, फिर शेलफिश, बीफ हो सकता है, लैम, काउ मिल्क, गोट मिल्क। यदि मार्केट फूड में देखें तो चीज़, योगर्ट, सीरियल्स। तो ये सेलेनियम के बारे में मैंने आपको कंप्लीट बता दिया, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।